मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब स्टूडेंट्स। हम हिस्ट्री का कल हमने हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 पढ़ा था। तो उसमें हमने टॉपिक किया था फ्रॉम गैरिजन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। The first set of campaigns along the internal frontiers of the Sultanate aimed at consolidate the hinterlands of the garrison towns. During these campaigns, forests were cleared in the Ganga Jamuna Doab, and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitat. These lands were given to peasants and agriculture was encouraged. New forties, garrison towns and towns was established to protect trade routes and to promote regional trade. तो इसमें ये बताया गया है कि सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा जमुना के द्वार से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। The second expansion occurred along the external frontier of the Sultanate. Military expansions into the South Indian started during the reigns of Alauddin Khilji and culminated with the Muhammad Tughlaq. In their campaigns, Sultanate armies captured elephants, horses and slaves and carried away precious metals. दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुओं अपने कब्जे में ले ली। By the end of Muhammad Tughlaq reign 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. They had defeated rival armies and seized cities. The Sultanates collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm. But how complete and effective was its control over such a vast territory? दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक वंश उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। आगे है फिगर 2। फिगर 2 में देखो, आपके फिगर 2 दिखाई गई है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क एंड minaret built during the last decades of the 12th century. This was the congregation's mosque of the first city built by the Delhi Sultan, described in the chronicles as Delhi Ikuna. The mosque was enlarged by Iltutmish and Alauddin Khilji. The minar was built by two sultans, Qutbuddin Aibak and Iltutmish. इसमें ये बताया गया है कि 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुतुब अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित हैं। इतिहास में इस शहर की देहली ए कुना कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। द मस्जिद A mosque is called a masjid in Arabic, literally a place where a Muslim prostrates in reverence to Allah. In a congregation's mosque, Muslims read their prayers together. Members of the congregation choose the most respected learned male as their leader for the rituals of prayer. He also delivers the sermons during the Friday prayer. During prayer, Muslims stand facing Mecca in India. This is to the west. This is called the Qibla. तो इसमें ये बताया गया है, मस्जिद के बारे में ये बताया गया है कि यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान यहाँ मुस्लिम अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है यहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों
नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।